हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यह आपका आज 14th क्लास है। ठीक है, एमसीक्यूज़ का 14th क्लास है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऐसा कौन सा कथन आपको खोजना है जिससे आप सहमत हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट दिया गया है, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। या फिर अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। या फिर अधिगम एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अधिगम जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें केवल एक ही पक्ष को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए ये जो है ये सभी ऑप्शन जो है गलत होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश सभी पहलुओं के बारे में मतलब यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे जी का बाल विकास का वर्गीकरण जो सिद्धांत है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पर, नैतिक विकास सिद्धांत पर, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पर, या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो जीन पियाजे जी का जो बाल विकास का वर्गीकरण का जो सिद्धांत है यह आधारित है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे जी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ पर पूछा गया है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे जी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, इनके दृष्टिकोण क्या है? दोनों के दृष्टिकोण जो है अलग अलग हैं, वाइगोत्स्की और पियाजे जी के, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, फ्रायड ने, पावलोव ने, या फिर कोहलर ने? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने। तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हल ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CL हल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। प्रत्यक्ष सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सदृश्यात्मक सीखना, या फिर करके सीखना? तो ये किस तरह का सीखना कहलाएगा? जब कोई व्यक्ति जो होता है या फिर कोई बच्चा जो होता है किसी वस्तु को देख करके, ठीक है, और स्पर्श करके, छू करके ज्ञान को प्राप्त करता है, अनुभव करता है, तो ऐसा सीखना क्या कहलाता है? आपका प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। ठीक है, मतलब वो सभी चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने जो है देख रहा है और उसका अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षात्मक सीखना।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा सीखना व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गिलफोर्ड का है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है या फिर गेट्स का है। तो ऐसा किसने कहा है? तो यह कहा है गेट्स जी ने। ठीक है, किनका कथन है यह? तो यह गेट्स जी का कथन है। गेट्स जी के अनुसार जो है अधिगम किसे कहते हैं? तो गेट्स जी के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। उन्नतोत्तर वक्र, रेखीय त्वरण वक्र, नवोत्तर वक्र या फिर अधिगम का पठार। तो प्रयासों के आधार पर जो है अधिगम के मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। तो यह किस रूप में वृद्धि होती है? तो यह होगा रेखीय त्वरण वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, रेखीय त्वरण वक्र। प्रयासों के मतलब बहुत प्रयास करने के बाद जो है अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण वक्र। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें प्राणी जो है निष्क्रिय होता है? दंड प्रशिक्षण, अर्जित निस्सहायता, सूक्ति सीखना या फिर परिवर्तन सीखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित निस्सहायता। ठीक है, इसमें क्या होता है? अर्जित निस्सहायता में कि कोई भी परिस्थिति में प्राणी क्या होता है? निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित निस्सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नांकित में से कौन सा है? तो धनात्मक अंतरण का तत्व कौन सा है? उच्च अभिप्रेरणा, सीखने की का अधिगम, विभेदी पुनर्बलन या फिर सृजनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने का अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक अंतरण क्या होता है? धनात्मक अंतरण का तत्व जो है सीखने का अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर जी का। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह स्किनर जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, यह कथन किसका है? रॉस का है, गेट्स का है, वारेन का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन रॉस जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, अवरोह अभिक्रमित या फिर उपरोक्त सभी। तो लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह संबंध है रेखीय अभिक्रमित से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? आकृति कारण, स्वतः आपूर्ति, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक क्या होता है? तो पुनर्बलन जो होता है मुख्य कारक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की।
घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ में सामाजिक बनने की। तो समाजीकरण की प्रक्रिया को पूछा गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यों, विश्वासों एवं अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता अर्थात जो पलट न सके, पलट के किसी भी चीज़ का प्रत्युत्तर न दे सके, और उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विचार की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, पलट ना सके जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या फिर उद्दीपन परिवर्तन का। तो यह कौन सा अभिप्रेरणा का कार्य करता है? तो यह जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया जो पुनर्बलन होता है अभिप्रेरणा का कार्य करता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को यदि हमने साइकिल सिखाया, ठीक है, उसने साइकिल को सीख लिया, अब उसे क्या है, स्कूटर चलाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ठीक है, यही जो सीखा हुआ ज्ञान है वह उसको आगे आने वाली परिस्थिति को हल करने में, उसकी समस्याओं को हल करने में, उससे नया ज्ञान प्राप्त करने में क्या करेगा? सहायता करेगा। तो यह किससे संबंधित है? यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो कोहलर जी ने सबसे पहले किस पे प्रयोग किया था? तो उन्होंने चिंपांजी पे प्रयोग किया था, और कोहलर के जो चिंपांजी थे जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उन्हीं का नाम पूछा गया है, उसी का, सुल्तान, शेरशाह, बादशाह या फिर राजा। तो सुल्तान था उनका नाम, चिंपांजी का जो नाम था वो क्या नाम था? सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य की प्राप्ति में, तनाव में, या फिर पुनर्बलन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति में। उत्तेजना जो है व्यक्ति को किस में सहायता प्रदान करती है? तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उम्र एवं परिपक्वता पर, पूर्व अनुभव एवं अधिगम पर, आर्थिक स्थिति अभिप्रेरणा पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो एक छात्र का जो अधिगम होता है वह निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो छात्र की आर्थिक स्तर पर जो है
यह निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया के आधार पर, या फिर उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार पूछा गया है ना, बच्चे जो है निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे जी के अनुसार जो है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर जो है बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है एक पक्षीय स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो यह कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? जब पूर्व में अनुभव या फिर अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है। पहले से प्राप्त ज्ञान यदि नई समस्या को हल करने में सहायक हो तो यह कैसा अधिगम कहलाएगा, कैसा स्थानांतरण कहलाएगा? तो यह जो है धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वाद विवाद विधि का, प्रयत्न व त्रुटि विधि का, या फिर अवलोकन विधि का, या फिर उपयुक्त सभी। तो कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। तो कोहलर का अधिगम सिद्धांत जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर जी ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है, ये सभी परिस्थितियाँ जो है अधिगम को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक है, उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, ये सभी चीज़ें जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पावलोव थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉयड ने, या फिर हल ने। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है हल ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती है, प्राकृतिक अनुक्रिया कहलाती है, संबंध अनुक्रिया कहलाती है,
या फिर संबद्ध उद्दीपक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबद्ध अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मसात का नियम या फिर सहचर्य का नियम। तो थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम क्या है? तो प्रभाव का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम क्या है? तो प्रभाव का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत से जानेंगे? समग्र कृति सिद्धांत से, उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत से, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से या फिर सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से। तो ये किसके मतलब कौन से सिद्धांत से जानेंगे? तो इसे जानेंगे उद्दीपक प्रतिक्रिया। ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया के सिद्धांत से जो है जानेंगे। ठीक है, अचानक से इमली को देख कर क्या होता है? मुंह में पानी आ जाना, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो यह उद्दीपक के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं हल, गैन, वाटसन या फिर हॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल। ठीक है, तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक हल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि थ्योरी सेशन की वीडियोस आपने नहीं देखी है सीडीपी की, जिसमें एक चैप्टर जो है कवर हो चुका है, तो आप सभी उसे भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की जो है लिंक दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।